डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासा है डाई। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। एक घटना ई है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई से। एक घटना ई क्या है? पासे पर जो प्राप्त संख्या वो 3 का अपवर्त्य है, मतलब 3 या 6। ठीक है। और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया गया है। यदि पासे पर सम संख्या आए तो उसको एफ से दर्शाया गया है, मतलब 2 आए, 4 आए, 6 आए, उसको हम एफ से दर्शाएंगे। तो बताइए क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? ए डाई इज थ्रोन वंस इफ ई इज द event, the number appearing is the multiple of 3. In a die, the number appear as a multiple of 3 means 3 and 6, and f be the event, the number appearing is even. Even number means in a throw of die, even number may be 2, 4, 6. Then find whether E and F are independent. तो हमें शो करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रतिदर्श समष्टि बनाता हूं। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एक थ्रो ऑफ डाई में सैंपल स्पेस क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक डाई थ्रो हो रहा तो सैंपल स्पेस एस बन जाएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। इन ए थ्रो ऑफ डाई दीज नंबर्स में भी अपीयर। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। ई जो इवेंट है, ई में क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, 3 के अपवर्त्य। तो कौन कौन होंगे मल्टीपल ऑफ 3? 3 एंड 6, 3 के अपवर्त्य हो जाएंगे 3 एंड 6। और एफ क्या कह रहा है? पासे पर सम संख्या इवन नंबर ऑन डाई। तो कौन कौन हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है। और इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन भी निकाल लेता हूं। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा डियर स्टूडेंट? इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, इसमें 2 इवेंट हैं, 2 बाई सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? इसमें कितने नंबर्स हैं? 3 हैं, तो 3 बाई सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसमें केवल एक एलिमेंट है, 1 बाई सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया 1 बाई 6। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों जो इवेंट हैं ई और एफ, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा। तो ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ की प्रायिकता का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 और दैट इज इक्वल टू 1 बाई 6। और 1 बाई 6 किसकी प्रोबेबिलिटी है? आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो भी 1 बाई 6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी 1 बाई 6 है। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ई और एफ क्या हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर स्टूडेंट।
सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ये जो संबंध r दिखाया गया है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी एक पूर्णांक है। ये जो तुल्यता संबंध है ये दिखाना है कि ये क्या है, ये जो संबंध r है कैसे परिभाषित किया गया है, r इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी, a माइनस बी एक पूर्णांक है और a और b क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्णांकों का समुच्चय है z। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध आ रहा है ये तुल्यता संबंध है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी इज एन इंटीजर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेट z है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, उसमें एक रिलेशन डिफाइन है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर है, दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक है ना, ये मतलब है इसका। दो पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक है, जैसे 4 और 3 दो पूर्णांक है तो 4 माइनस 3 1 वो भी पूर्णांक है। ठीक है, 4 and 3 आर टू इंटीजर्स देन देयर डिफरेंस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक हो गया, तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन इस टाइप से डिफाइन किया गया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, कोई संबंध तुल्यता संबंध कब बनता है, जब वो स्वतुल्य होता है, जब वो सममित होता है, जब वो संक्रामक होता है। A relation is an equivalence relation if the relation is reflexive, symmetric and transitive। तो तीन चीज दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो for every a belongs to z, z मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक कौन होते हैं आप जानते हैं, इंटीजर्स को आप जानते हैं -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो मैंने कोई पूर्णांक संख्या ले ली, कोई इंटीजर ए ले लिया, और डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि मैं ए में ए माइनस कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0, और वो भी क्या है, पूर्णांक है। a माइनस इज 0, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब किसी नंबर को स्वयं से माइनस किया जाएगा तो 0 निकल जाएगा और वो इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब a बिलोंग्स टू r। a बिलोंग्स टू r मतलब कि जैसे 2 बिलोंग्स टू r, 2 माइनस 2 0 हो गया तो इंटीजर है। डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए ना, उनका अंतर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। 3,3 वो भी 3 माइनस 3 0 तो भी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब a बिलोंग्स टू r। तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो गया। a का a से, a में से a माइनस होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, कोई भी लूँगा मैं ए या बी या 4 4 5 5 6 6 -3 3 जो भी है, तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन मतलब कि स्वयं को स्वयं से, किसी इंटीजर को स्वयं से माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो भी एक इंटीजर है। इसका मतलब आर क्या है, स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है डियर स्टूडेंट, स्वतुल्य है। अब दो चीजें और देखता हूं मैं। टेकिंग ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड में कोई दो नंबर ले लिए मैंने, ए और बी, और इफ ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए और बी का डिफरेंस करेंगे, यदि वो आर में है
मतलब ए डिफरेंस बी क्या है, इंटीजर है, या ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू जेड, या इसको बिलोंग्स टू आर की जगह मैं इसको जेड लिख दूंगा, बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ऑर्डर पेयर तो ठीक है ना, ऑर्डर पेयर तो लेना ठीक है, तो इसको बिलोंग्स टू जेड करना चाहिए। ठीक हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया। 7 भी क्या है, इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। 7 में से 4 माइनस क्या है, 3 आया, वो भी इंटीजर है। अब इसका डिफरेंस इंटीजर है, तो यदि मैं 4 माइनस 7 करूँगा तो -3 वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंटीजर है। a माइनस बी भी इंटीजर, a माइनस बी भी इंटीजर है, तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। 9 माइनस 3 इंटीजर है, तो 3 माइनस 9 भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो जब जब a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है। ठीक है, ए बी मैंने जेड ले लिया ना, आप यहाँ देखो, इसको मैं और सही तरीके से यहाँ लिख लेता हूँ। ए बी 2 नंबर मैंने जेड से ले लिए, और किस रूप में लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। आर मतलब आर एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। यदि ए बी आर में है तो मेरे पास यहां निकल गया बी भी आर में है। दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आर सममित है। आर क्या है, सिमेट्रिक है। आर क्या है, सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरी चीज ले लेता हूं कि मैं 3 नंबर ले लूं, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। मैंने इस जेड में पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में इंटीजर के सेट में 3 नंबर ले लिए। अब ये कोई भी नंबर है, आर्बिट्री नंबर हैं। ठीक है, एंड यदि मैं ये कहूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि मैं कहूं कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, अब कुछ चीजें मान्य होंगे ना। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू जेड। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैं ले लूं कि बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर मैंने ले लिया बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि बी डिफरेंस सी बिलोंग्स टू जेड। यदि बी सी आर में है तो बी सी आर में का मतलब क्या होगा कि बी माइनस सी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट कि यदि मैं ए माइनस सी लिख दूं, ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस सी। आप देखो डियर स्टूडेंट, ए माइनस सी को मैं लिख दूंगा ए प्लस बी माइनस सी लिखा जाएगा इसको। हाँ ठीक है, ए डिफरेंस सी को मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी और बी माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों का अंतर, चलो क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। ए डिफरेंस सी में मैं देखता हूं, देखिए आप यहां देखिए डियर स्टूडेंट, आप ए माइनस सी को मैं क्या लिखूंगा, यहां माइनस कर दूंगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी सी प्लस बी कट गया तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, ठीक है ना। ए बी बिलोंग्स टू, मैंने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब ए माइनस बी पूर्णांक संख्या है। बी सी बिलोंग्स टू आर लिया, इसका मतलब बी माइनस सी भी क्या पूर्णांक है, इंटीजर है।
तो a माइनस सी क्या आ गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी आ गया। और ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का प्लस करेंगे तो पूर्णांक संख्या आएगी। टू इंटीजर का सम करूँगा, ऐड करूँगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। इसका मतलब a माइनस सी भी एक इंटीजर है, a माइनस बी पूर्णांक है, b माइनस सी पूर्णांक है। इसका मतलब इन दोनों का प्लस करेंगे वो भी पूर्णांक होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी बिलोंग्स टू z। तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z का मतलब हुआ कि a c बिलोंग्स टू r। अब यहां पर आपके पास क्या क्या आया, यहां पर मेरे पास आ रहा है, इसको देखिए आप, कि a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r। ये तो दो मैंने ले लिए थे और रिजल्ट मेरे पास आ गया कि a c बिलोंग्स टू r। a का b पे रिलेशन था, b का c पे, तो अब a का c पे हो गया। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, जब r क्या होता है, संक्रामक होता है। r इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब डियर स्टूडेंट r, संबंध r क्या है, संक्रामक है। r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो ये r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। r क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, सममित भी हो गया। और r क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो यहां पर r मेरे पास क्या आ गया, r स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या हो गया, संक्रामक, ट्रांजिटिव। आर स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो गया। कोई संबंध जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इट मीन्स आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यही हमको शो करना था कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। 13 4 मार्क्स का, 14 4 मार्क्स का। एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दी हुई है, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक दे रखी है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह दी हुई है, ए इज इक्वल टू ये है। हो तो सत्यापित कीजिए कि, हमको प्रूफ करना है, दिखाना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तब ए इनवर्स से आपको फाइंड आउट करना है। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालूंगा और एडजॉइंट निकालने से पहले मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दूंगा, इसका डिटर्मिनेंट बना करके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले रो के अलोंग। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस
3 3 जा 9, ये प्लस तो ये माइनस, -3, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 -3 +3, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो 3 -4। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होता है। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट 7, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -3, और 3 -4 -1 और -1 इंटू 3, तो ये भी -3, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया 7 - 6, ये हो गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया डियर स्टूडेंट हमारे पास 1, जो कि 0 नहीं है। सो दिस ए इज इन्वर्टेबल, तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए अब मैं निकालता हूं कोफैक्टर्स, सहखंड निकालता हूं, ठीक है ना। सहखंड निकालता हूं, और सहखंड जब निकल जाएंगे हमारे पास, तो तब जाकर के मैं एडजॉइंट आराम से निकाल लूँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए आप देखो, ए के सहखंड, ए के अवयवों के सहखंड, ए के अवयवों के सहखंड, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। इसके कोफैक्टर निकालने, इसके एलिमेंट के, इसका भी प्रत्येक का, ठीक है। तो सहखंड, प्रत्येक एलिमेंट के सहखंड निकालने हैं। इसके सहखंड को दिखाते हैं A11 से। A11 इज इक्वल टू, अब तरीका क्या है, तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा था कितना 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो इसका सहखंड कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 4 4 जा 16 -9, और 16 -9 हो गया 7। A12 कितना होगा, आप साइन भी देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका साइन माइनस, ठीक, माइनस, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 4 -3 1, अरे हो जाएगा -1। A13 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 3, 3 का सहखंड, तो प्लस माइनस प्लस, साइन तो प्लस होगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 3 -4, ये हो गया -1। अब लिख दीजिए A21 मीन्स इसका सहखंड, इसका कोफैक्टर, तो प्लस माइनस, माइनस होगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, 4 3 जा 12 -9, तो -3 हो जाएगा। A23 कितना हो जाएगा, जब ये प्लस था तो साइन इसका नेगेटिव, ये भी छूट जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, तो 4 -3, ये हो गया 1, और A23 हो गया डियर स्टूडेंट प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 3 -3 तो 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो A31 मतलब ये वाला, इसका कोफैक्टर, इसका सेकंड, तो प्लस माइनस प्लस, ये भी छूट, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, 9 -12 तो -3। A32 कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 -3, ये भी 0, और A33 का साइन हो गया पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो 4 -3 हो जाएगा 1, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट होता है जो कोफैक्टर है उनको लिखते हैं, A117,
A12 -1, A13 -1, A21 -3, A23 1, A23 0, A31 -3, A32 0, A33 1, इसका ट्रांसपोज परिवर्त। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मेरे पास कितना आ गया। अब इसका परिवर्त, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। पहले रो का पहला कॉलम बना लीजिए, तो 7 -1 -1। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दीजिए, -3 1 0। तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना लीजिए, -3 0 और 1। ये निकला हमारे पास, एडजॉइंट निकल गया डियर स्टूडेंट। कितना आया, 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 और 1, ये एडजॉइंट निकल गया। ठीक है अब आप देखो, हमको वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये वेरीफाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 3 1 4 3 1 3 4 को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 और 1 बराबर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 इंटू 7 7 -3 और -3, तो -6 7 -6 कितना हो गया 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3 +3 और 0, ये 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे -3 0 और +3, ये भी 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 -4 -3 सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई से 7 -4 -3 तो 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे -3 +4 और 0, तो ये हो जाएगा 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3 ये 0 और ये +3 0। इसकी मल्टीप्लाई से 7 -4 -4 7 -3 -4, ये भी 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3 +3, तो ये 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -3 0 और +4, तो ये हो गया 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। किसी भी मैट्रिक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही तो रहेगी। अरे एक्चुअली क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तत्सम काव्य है थर्ड ऑर्डर की। ठीक है, और ये 1 क्या है, ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकल गया, ये प्रूफ हो गया। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर यहाँ से मैंने देख लिया डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक पार्ट हमने इसका कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये हो गया। अब ए इनवर्स निकालना है डियर स्टूडेंट, तो चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा ए इनवर्स, आप जानते हैं, इनवर्स निकालना भी आपको आता है। ठीक है, इनवर्स आप निकालते हैं, कैसे निकलेगा आप देखो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। लिख देता हूँ 7 -3 -3 -1
1 0 -1 0 और 1। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, ये तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1, ये आ गया ये इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 7 3 -3 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 और 1, ये आ गया डियर स्टूडेंट, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, ठीक है ना। इस रूप में इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, एक मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। जब x = 6 सेंटीमीटर और y = 5 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter प्रति मिनट, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x = 6 centimeter and y = 5 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangle. ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ x डिक्रीज हो रही है किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और उसकी जो विड्थ y है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो व्हेन x = 6 सेंटीमीटर एंड y = 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जब x 6 है y 5 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि क्षेत्रफल कितना होगा। पहले एरिया देख लेते हैं, या पहले मैं पेरीमीटर निकालता हूँ। पहले क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर पूछा हुआ है, पहले आयत के परिमाप में कितना परिवर्तन आ रहा है वो देखना है, और तब क्षेत्रफल पे। तो पहले मैं इसका परिमाप लिख लेता हूँ, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसको मैं पीसी दिखाऊं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 × x + y। यदि लेंथ x है, विड्थ y है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यदि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो उसका परिमाप इस सूत्र से दिया जाता है। अब x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हुआ है प्रति मिनट, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इनमें चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं यदि dp/dt निकाल दूं, dp/dt कितना हो जाएगा, 2 × x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx/dt प्लस y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dt। अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, dp/dt हो गया आपके पास 2। देखिए यहाँ पर मेरे पास दिया क्या है, आप देखिए dx/dt = आप देखो आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही, मतलब dx/dt है। लंबाई के परिवर्तन की दर dx/dt कितने से घट रही है, 5 सेंटीमीटर घट रही है, तो घटने के लिए माइनस करेंगे, -5। ठीक है, जब घट रही है तो माइनस में आएगा। और विड्थ के परिवर्तन की दर
चौड़ाई के परिवर्तन की दर विड्थ के रेट ऑफ चेंज 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, dx/dt की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा -5 प्लस dy/dt की वैल्यू है 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -5 + 4, ये -1 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट dp/dt इज इक्वल टू -2, -4 + 1, -1 और 2 से मल्टीप्लाई -2। तो P क्या माना हमने, पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप किस दर से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ लिख दूंगा मैं, परिमाप नेगेटिव में आया ना, तो नेगेटिव क्या दिखाता है, घटने को दिखाता है। तो परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर जब मैंने यहां लिख रहा हूं घट रहा है, तो तब नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, या मैंने लिख दिया ना, यहां तक तो ठीक है। अब जब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं कि परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, तो परिमाप जब मैंने लिख दिया घट रहा है, तो नेगेटिव अपने आप इसमें इंक्लूड हो गया, तो यहाँ नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो परिमाप तो आ गया डियर स्टूडेंट, परिमाप क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद टाइम आपका -2 आ गया। इट मीन्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक हो गया। अब चलिए दूसरा आप देखिए, 2 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। एक तो पेरीमीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप में परिवर्तन की दर, और दूसरा पूछ रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका, आयत का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यदि मैं उसको ए से दिखाऊंगा तो लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई, ए इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब इसमें कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x भी समय के रिस्पेक्ट में घट रहा है, y समय के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, x समय के सापेक्ष घट रहा है लंबाई, और चौड़ाई जो है समय के हिसाब से क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है वो निकालना है। तो अब मैं निकाल लेता हूं dA/dt, इसका डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। जब परिवर्तन की दर बोल दिया मतलब समय के सापेक्ष। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx/dt इंटू सेकेंड फंक्शन y, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dt इंटू फर्स्ट फंक्शन। अब सब कुछ दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास dx/dt मालूम है हमको, dx/dt कितना है, -5 है, dy/dt कितना है, dy/dt 4 है, और x और y की वैल्यूज दे रखी हैं। x जब 6 है और y जब 5 है, तो ये वैल्यू निकाल लीजिए। अब dA/dt कितना हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू dx/dt कितना है, -5 इंटू y है 5, प्लस dy/dt 4 है, 4 इंटू x कितना है 6, तो ये कितना हो गया, dA/dt आ गया -25 प्लस 24, तो मेरे पास आ गया dA/dt आ गया डियर स्टूडेंट -1, -25 प्लस 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया ना, इसका मतलब
इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर -1 आ गया। -1 मतलब घट रहा है। यहाँ लिख दूंगा मैं क्षेत्रफल -1। अब एरिया है तो लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो एरिया किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या हिंदी में ये लिख लेता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की। अब -1 नहीं लिखूंगा, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से घट रहा है, क्योंकि घट रहा है मतलब अपने आप ऋण दिखा रहा है ये, तो यहां लिखने माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से घट रहा है। एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। पर मिनट जो एरिया रिड्यूस हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए डियर स्टूडेंट। 15 तो मैंने अभी कर दिया था, पर उसमें अथवा है, और या तो वो वाला करना था जो हमने अभी सॉल्व किया, या ये करना है। ये इंटरनल चॉइस है। ठीक है ना। थोड़ा बच्चों के लिए अलग सा कुछ, थोड़ा सा यदि कोई किसी बच्चे को वो ना आया तो ये कर सकता है, ये चॉइस है आपके लिए। तो चलो मैं तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y = x × x-2 स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y = x होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन ये किन अंतरालों में है, ये वाला वो चेक करना है। वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये आपने पढ़े हैं ना। तो y = कितना है डियर स्टूडेंट, x(x-2) होल स्क्वायर। ये अब सबसे पहले इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैं dy/dx निकालता हूं। कैसे निकलेगा इसका dy/dx, ये 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, 2 पहले आ गया तो मेरे पास अब क्या बच गया, x × x-2। 2 पावर पहले आ गया, ये हो गया। अब इसका होगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 × सेकेंड फंक्शन x-2 प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x-2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1, 2 का 0 हो गया, तो 1 × x। तो x-2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 × दिस x, तो 1 × x। तो ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि dy/dx = 2 × x(x-2), ये हो जाएगा x-2 प्लस x, कितना हो जाएगा, dy/dx = 2 x(x-2), x और x 2x -2। अब 2x -2 में 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 हो गया। dy/dx = 4। ठीक है ना, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 यहाँ से पहले से, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, x-1, तो इसको लिख दूंगा मैं x-1 x-2 हो गया। अब इसका क्या तरीका है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके लिए dy/dx को 0 रखते हैं अपनी तरफ से। dy/dx = 0 रखने पर, पुटिंग dy/dx = 0, इसको 0 रखूंगा मैं डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 4x (x-1 x-2) = 0। ठीक हो गया। अब ये तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो x (x-1 x-2) 0 हो गया। तो
तो या तो x 0 हो सकता है, ठीक है, यदि x -1 0 है तो x 1 हो सकता है, और यदि x -2 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x 0 है, x 1 है, x कितना है, 2 है। तो आप ये देखो कि ये है रियल लाइन, ये रियल लाइन है, ये बीच में इसका 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा। तो अंतराल कौन कौन बनेंगे, इंटरवल, यहाँ होता है -∞, यहाँ होता है +∞। तो अंतराल कौन कौन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, अंतराल इंटरवल्स हो जाएंगे -∞ to 0, दूसरा इंटरवल 0 to 1, यहाँ से यहाँ तक 0 to 1, तीसरा हो जाएगा 1 to 2, और चौथा हो जाएगा 2 to ∞। ये तरीका है। तो -∞ से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ∞। अब इन इंटरवल में हमने देखना है कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ वो डिक्रीजिंग है। तो डियर स्टूडेंट इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। आप देखो एक एक इंटरवल लेके देखता हूँ, ये इंटरवल लूँगा, ये लूँगा, ये लूँगा, ये लूँगा। तो देखिए अंतराल इंटरवल किसमें, इंटरवल -∞ 0 के लिए देखिए आप dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब -∞ से 0 की बात है, तो इसका मतलब इससे इधर तो जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कोई एक नंबर -1, तो x -1 किया, -1 -1 -2, ठीक है, -1 -2 -3, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 तो नेगेटिव आ गई। माइनस 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 का गुणा माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस के गुणा माइनस, तो ये हो गया नेगेटिव। तो जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब y इस अंतराल में, y अंतराल -∞ to 0 में ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। इट मीन्स दिस फंक्शन y in the interval -∞ to 0 is an decreasing function, क्योंकि dy/dx आपका नेगेटिव आ गया। हमको फोकस करना है वर्धमान कहाँ कहाँ है, इंक्रीजिंग कहाँ का है, तो इस पे तो हो गया डिक्रीजिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ह्रासमान यहाँ, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं डियर स्टूडेंट, दूसरा इंटरवल देखते हैं किस अंतराल में, यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पर dy/dx तो ये है ना मेरे पास, इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी, पर दूसरा इंटरवल मैं ले लेता हूँ। आप देखो, आप देखिए तरीके से समझना है ये अंतराल, अंतराल इंटरवल किसमें, 0-1 में, इन इंटरवल 0-1, 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल 0.2 कर देता हूँ, क्या कर लेता हूँ 0.2 किसके बीच में होगा, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जो उसके लिए होगा सबके लिए होगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कहीं पर 0.2 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है, x 0.2 मतलब पॉजिटिव, 0.2 -1 नेगेटिव आएगा, 0.2 -2 ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इसका मतलब dy/dx क्या हो गया, पॉजिटिव, ये धनात्मक हो गया। इस इंटरवल में
डी वाई बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब y अंतराल 0 1 में वर्धमान है। इट मीन्स द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग, यहां वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक हो गया, यहां वो इंक्रीजिंग है। अब तीसरा इंटरवल देखते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 पर क्या होता है देखते हैं, अंडरस्टैंड। अंतराल 1 से 2 में इन इंटरवल 1 2, इंटरवल 1 2 में देखो, 1 2 में 1 2 मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा। फॉर एग्जाम्पल 1.5, ठीक है, x क्या है 1.5। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेता हूँ, तो ये तो पॉजिटिव। 1.5 में 1 और 2 के बीच में जितने नंबर होंगे 1 से बड़े होंगे ना वो, और 2 से छोटे। तो जब 1 से बड़े होंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, परंतु ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं x = 1.5 लूँगा तो ये नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और उसका मल्टीप्लाई नेगेटिव साथ करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऋणात्मक आ गई। इसका मतलब इस अंतराल में y क्या है, ह्रासमान है, ठीक है। इस इंटरवल में y इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो y अंतराल 1 2 में ह्रासमान है। y इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 1 2। इस 1 2 में हो गया फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग, ठीक है, ह्रासमान, यहां था वर्धमान, ठीक है। अब लास्ट इंटरवल एक और रह गया मेरे पास 2 से इंफिनिटी के बीच में। इस अंतराल में देखो, इन इंटरवल 2 एंड इंफिनिटी, लास्ट वाला 2 इंफिनिटी, यहां इसमें इन इंटरवल 2 to इंफिनिटी, 2 to इंफिनिटी मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, ठीक है। 2 से बड़ा 3 हो सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो, 2 से बड़ा पॉजिटिव, 2 माइनस 2 से बड़ा मतलब 3 ले लिया, 3 - 1 ये भी पॉजिटिव, 3 - 2 ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 का गुणा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अंतराल 2 इंफिनिटी में, इन इंटरवल 2 इंफिनिटी y क्या है, वर्धमान है। अंतराल 2 इंफिनिटी में फलन क्या है, यहाँ पर है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, ठीक है। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमको पूछा गया था कि वर्धमान कहाँ कहाँ है, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग हमारे पास 2 जगह आ गया। कहाँ कहाँ आ गया फंक्शन इंक्रीजिंग, फलन जो है कहाँ कहाँ है, आप देखो अंतराल कौन कौन से इंटरवल में, अंतराल एक तो 0 1 और दूसरा अंतराल कौन सा, 2 to इंफिनिटी। 2 to इंफिनिटी में y वर्धमान है। y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। अब 0 to 1 को लिखने का एक तरीका और है। 0 to 1 का मतलब हुआ 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, 0 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है, इंक्रीजिंग, इसमें वर्धमान है।
और दूसरा इंटरवल क्या है, 2 to इन्फिनिटी, मतलब 2 से बड़े में, 2 से बड़ा कहाँ तक, अनंत तक। तो x इज ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा है। 2 इन्फिनिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, वर्धमान है। तो या तो आंसर ऐसे में लिखिए या ऐसे में लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करना है डियर स्टूडेंट, इवेलुएट दिस वन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न बना दूंगा मैं इसकी, पहले ये अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इसमें मुख्य काम यही है, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, आंशिक भिन्नों में हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ डियर स्टूडेंट 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a ओवर x प्लस 1, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, रैखिक है, तो इसको इस रूप में लिखेंगे। और एक क्वाड्रेटिक है तो इसको इस रूप में लिखा जाता है bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना। ये 2 घात का, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है। अब इससे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए। तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ तो 5x हो जाएगा a इंटू, इससे यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कट जाएगा, इंटू ए आ जाएगा आपके पास, प्लस इससे यहाँ भी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 कट गया तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो मैंने a b c माने हुए हैं इनकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ, x इक्वल टू -1 करूँगा 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू -1 रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 इज इक्वल टू, अब ये देखो जैसे मैं x इक्वल टू -1 करूँगा तो -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई इससे 0 हो गया। तो यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10, तो a इंटू 10। अब जब a की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो -5/10, तो ये हो जाएगा -1/2। तो a की वैल्यू मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ इसको, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2 आ गया, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब मैं थोड़ा इनके कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेता हूँ। इसके जो गुणांक है ना, गुणांकों के करता हूँ तुलना। आप देखो कैसे, 5x इज इक्वल टू a से गुणा करिए ax स्क्वायर प्लस 9 से गुणा करिए 9a प्लस पहले x के गुणा इसमें करिए bx स्क्वायर प्लस cx, 1 के गुणा प्लस bx और 1 के गुणा c में c। अभी कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी। अब देखो x और x में कॉमन प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी प्लस ये हो जाएगा 9a प्लस सी। अब कोएफिशिएंट इक्वेट करिए, गुणांकों की तुलना करिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी, अरे यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, तो a प्लस बी बराबर हो गया 0। तो a प्लस बी 0 है और a की वैल्यू -1/2 है, तो a की जगह पर -1/2 प्लस b कर दूंगा
तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास b की वैल्यू भी आएगी, b इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट कितना 1/2। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ x का गुणांक b प्लस सी है, या x का गुणांक 5 है, इसका मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू 5। कोएफिशिएंट ऑफ x इज b प्लस सी, कोएफिशिएंट ऑफ x in left hand side is 5, it means b plus c is equal to 5। v की वैल्यू रख लीजिए 1/2, तो 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1/2, तो c इज इक्वल टू 5 टू 10, तो 9/2 गया। तो c की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट 9/2। तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। अब चलिए, अब मैं यहाँ रख लेता हूँ इसमें। आप देखिए अब हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। आप देखो इसी को किस रूप में रख रहे हैं, a क्या है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 x प्लस 1। ए की जगह पे -1/2 रखा, प्लस बी की जगह पर रख रहे हैं 1/2 x, प्लस सी की जगह पर रख रहे हैं 9/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 1, प्लस अब देखो बेस क्या है, सेम है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो ये जो मेरे पास आया, इसी इंटीग्रल को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके मेरे पास ये आ गया। इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ, तो कितना हो गया ये -1/2 x प्लस 1 प्लस 1/2 ये हो गया डिवर्सेंट 1/2 x प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये हो गया मेरे पास, ठीक है, -1/2, ठीक है ना, -1/2 x प्लस 1 प्लस 1/2 x प्लस 9 ये हो गया डियर स्टूडेंट। इसकी जगह ये आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, आंशिक भिन्नों में टूट गया है ये। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा। आप देखो इसको मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करता हूँ। आई मेक इट सॉल्यूशन। कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, इसका dx अलग करिए, इसका dx अलग करिए, तो दिस इज इक्वल टू, आप देखो -1/2 x प्लस 1 dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, 1/2 चाहे भारी ले लीजिए, x प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 9 dx। इसका -1/2 बाहर ले लीजिए, तो -1/2 इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 1, प्लस अब इसको भी अलग अलग कर लीजिए। देखो इसका डिनोमिनेटर है, इसका अलग, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, प्लस अब इसका डिनोमिनेटर है तो ये 1/2 भी साथ में आएगा, 9/2 इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, थोड़ा इसका देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी करूँगा तो यहाँ उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर को टी करूँगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x dx dt हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको 2x बनाता हूँ और यहाँ भी सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से डिवाइड, तो यहाँ लिख देता हूँ 1/4 और ये 2x, ठीक है ना। इससे एक कट गया तो 1/2 तो आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है पूरा,
इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये आएगा, तो मेरे पास -1/2 लॉग ऑफ मॉड कर लीजिए x+1 लॉग मॉड, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकलता इसलिए मॉड ले लिया, और नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1/4 इसका पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ है तो इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, लॉग x² + 9 प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा आप जानते हैं कि dx/x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। तो 9 को मैं क्या लिख दूंगा 3², तो 9/2 इंटू देखो 1/a, a की जगह पे 3, तो 1/3 tan इनवर्स x की जगह पे तो x ये है, x/a, a की जगह पे क्या 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो जाएगा -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 प्लस 1/4 लॉग ऑफ x² + 9 प्लस इससे कट गया तो हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, ये होगा डियर फ्रेंड इसका इंटीग्रेशन -1/2 लॉग x+1 प्लस 1/4 लॉग x² + 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3, ठीक है ना। तो इस रूप में करना है। चलिए आप देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 16 का इंटरनल चॉइस है इसमें, अथवा इससे पहले वाला करना था या ये करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये है डेफिनेट इंटीग्रल का, यह है निश्चित समाकलन का, लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका अपनाता हूं, आप उसको देखिए। इसको मैं i = लिख देता हूं इंटीग्रांड 0 to पाई x sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसका इंटीग्रल चाहिए, इसको मैंने i के बराबर लिख दिया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। अब मैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लिखूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 to a fx dx होता है 0 to a f a minus x dx। 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f x की जगह a minus x dx। वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा i = 0 to पाई, जहाँ पर x है x को मैं रिप्लेस करूंगा पाई माइनस x से, पाई माइनस x साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x dx। जहाँ पर x है वहाँ मैंने पाई माइनस x कर लिया, तो पाई माइनस x साइन पाई माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। अभी कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, आप देखो i = 0 to पाई पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x ही होता है, साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x। कॉस पाई माइनस x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, और उसमें स्क्वायर है तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। कॉस पाई माइनस x आपका माइनस में आता है ना, पर स्क्वायर है तो ये आपका कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। i = देखो पाई बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो पाई साइन x, आप देखो 0 to पाई, इसको लिख दूंगा पाई साइन x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx।
पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय दिस, अलग अलग कर लो, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए डियर स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ लिख लेता हूँ आई इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, 0 टू पाई पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिया, दिस बाय दिस, पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू, पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब ये क्या है, ये पूरा आप देखो इसको, ये पूरा क्या है, ये पूरा आई है, इसको मैंने शुरू में आई ले रखा है, ये एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई में ये आई है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है, माइनस आई यहाँ हो जाएगा तो एक प्लस माइनस आई प्लस ये बन जाएगा 2i, 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ है साइन के रूप में, तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस वहाँ चला जाएगा तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है ना, तो एक तो साइन एक्स डी एक्स को मैं माइनस डी टी रख दूंगा। अब जब मैंने कॉस एक्स को टी कर दिया है तो मुझे इसकी लिमिट भी अब चेंज करनी पड़ेंगी, एक्स जीरो करूँगा तो टी की वैल्यू निकलेगी, एक्स पाई करूँगा तो टी की वैल्यू निकलेगी, तो मैं लिख दूंगा व्हेन, जब x जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो लो लिमिट, तो t हो जाएगा cos जीरो होता है डिस्टेंस 1, और जब x की वैल्यू पाई है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब x जीरो है तो t हो गया 1, जब x पाई है तो cos पाई कितना होता है -1। ठीक है, तो ये इंटीग्रल चेंज होकर के अब मेरे पास क्या आ गया, आप देखो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का प्रश्न है ये। हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू पाई, देखिए लोअर लिमिट t की वैल्यू, जब x जीरो था तो t की वैल्यू 1, और जब x पाई था तो t की वैल्यू -1। ठीक हो गया, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस है ना, तो कॉस को क्या ले रखा मैंने टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये आ गया योर स्टूडेंट। अब आप एक चीज़ और जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में एक चीज़ आप और जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिए हम जानते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये जो मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर दी, इसको यहाँ ले आया इसको यहाँ ले आया, तो इसका केवल साइन चेंज हो जाता है, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, तो यहाँ था ही, इसको नीचे और इसको ऊपर, तो एक माइनस और हो जाएगा, -1 to 1 dt ओवर 1 प्लस
टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2i निकल गया पाई -1 to 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और लगाता हूँ, निश्चित समाकलन की एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मेरे पास -a to a fx dx है, तो इसकी वैल्यू होती है डिस्टेंस ट्वाइस 0 to a fx dx, जब fx क्या हो, इवन फंक्शन हो। -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx when fx is an even function। और इवन फंक्शन की विशेषता क्या होती है कि f माइनस एक्स क्या होता है, fx हो जाता है इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन है, यदि मैं t को -t से रिप्लेस भी कर दूंगा तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का वही बना रहेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये कैसा है, इवन फंक्शन है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 0 to 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गए, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 2 इंटू अब 0 to 1 dt बाई, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसे काट देते हैं। तो i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 to 1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, dt 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है ये, d बाई डी टी tan इनवर्स t होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स t अंडर द लिमिट 0 to 1। अब पहले अपर लिमिट रखूंगा, तो i इज इक्वल टू पाई tan अपर लिमिट t की जगह 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan 45 होता है ना, tan 45 आपको 1 आता है, तो ये आ गया पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट यहाँ पर i इज इक्वल टू पाई इंटू इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 4। तो ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो इसका इंटीग्रल करना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। ये सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, इस सर्किल के बीच में और इन लाइंस के बीच में और किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, एरिया निकालना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इस सर्किल की रेडियस है 2। तो क्या कह रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में देखो ये है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस सर्किल ने जो रीजन इनक्लोज्ड किया किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और भी आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल, तो सर्किल का तो इतना पार्ट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब
वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस ये है, x इज इक्वल टू 0 और रेडियस है इसकी 2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 2, रेडियस 2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ आएगी, x इज इक्वल टू 2 की लाइन आएगी बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। आप देखो x इज इक्वल टू 2 की लाइन आएगी डियर स्टूडेंट, कहाँ से, यहाँ से जाएगी वो ऐसे, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल, तो सर्किल का तो ये वाला पार्ट है, इसके बीच x इज इक्वल टू 0 ये और x इज इक्वल टू 2, ये जो बीच में एरिया आ रहा है उसको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल का ये और इसके बीच में ये वाला एरिया हुआ, ये इस एरिया को पूछ रहे हैं कि ये एरिया निकालिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 0AB, इसका एरिया चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा OABO, ये है वो शेडेड रीजन OABO, ये वाला एरिया, ठीक है। तो तरीका क्या है, इसमें मान लेते हैं कि स्ट्रिप, ऐसी स्ट्रिप मान लेते हैं ऐसी, जिसकी थिकनेस होती है dx और यहाँ पर कोई पॉइंट होता है xy। तो एक जो स्ट्रिप बनाई है इसका एरिया क्या हो जाएगा y और dx, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट y dx, a का y dx, ये y है ये dx है, a का y dx, और इसमें इन्फानाइट होंगी, अनंत पट्टियाँ होंगी, तो उसके लिए सबका प्लस, तो वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन y dx। अब dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x 2 है, तो ये बन जाएगा 0 to 2 y dx, ठीक है। और y की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। आप देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास 4 है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 2 y मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है x/2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला लगेगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर आप देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो ए की जगह 2 है, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करूँगा x/2, तो x/2 तो x/2 रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये है ये तो सेम आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यही ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 ही हुआ, 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 2 अंडर द लिमिट 0 to 2।
अब कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की वैल्यू 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/2 मतलब 2/2। अपर लिमिट रखिए ना, तो 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, तो 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस जैसे x 0 करूँगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x 0 करने पे ये भी 0, ये भी 0, तो इतना ही आ गया। तो ये आपका कितना हुआ डियर स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। आप देखो 4/2 मीन्स 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 मतलब 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 मतलब पाई/2 साइन पाई/2 होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई/2, इससे कट गया तो ये हो गया पाई वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई पाई आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा इसका एरिया, पाई इस वाले रीजन का। तो यही आपको पूछा हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर्किल के बीच में, x इज इक्वल टू 0 के बीच में और x इज इक्वल टू 2 के बीच में, नीचे नहीं आना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए